हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। दूसरी आज क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, हमारा टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चल रहा है और ये लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, कंफर्टेबल आदर्श दिख रहा है ना? ओके, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आज उठाते हैं अपन अपने शीट का। पहला क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 एक वेरी बेसिक क्वेश्चन देखते हैं और उसके पहले मैं आपको कंसेप्ट बता देता हूँ कि हमने क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में। मैंने पढ़ा था टोटल चार्ज किसी भी बॉडी पर, यदि कोई भी बॉडी है ये, इसके ऊपर यदि जो टोटल चार्ज रिसाइड करेगा, बैठेगा, वो टोटल चार्ज क्या होगा बेटा? Q इक्वल्स टू एन टाइम्स ऑफ E। मतलब n यानी कि इलेक्ट्रॉन के चार्ज का nth मल्टीपल, n मतलब इंटीग्रल मल्टीपल, Q इक्वल्स टू एन इंटू E। ये होगा टोटल चार्ज ऑन द बॉडी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो ये टोटल चार्ज ऑन द बॉडी होगा Q इक्वल्स टू एन इंटू E, n टाइम्स ऑफ E, वेयर E इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। ये होता है। ओके, अब आइए क्वेश्चन करते हैं। आज का क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। लिखेंगे व्हाट इज द टोटल चार्ज ऑन 75 किलोग्राम ऑफ इलेक्ट्रॉन। व्हाट इज द टोटल चार्ज ऑन 75 किलोग्राम ऑफ इलेक्ट्रॉन। आपके पास 75 किलोग्राम इलेक्ट्रॉन एक बोरे में भरे हुए हैं। एक बोरे में 75 किलोग्राम इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। तो आपको बताना है कि उस 75 किलोग्राम इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज आएगा। उस 75 किलोग्राम पे कितना चार्ज आएगा। तो आप देखिए, सबसे पहले देखिए कि एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है। आपको पता होना चाहिए बच्चों कि जो एक इलेक्ट्रॉन का मास होता है वो होता है 9.1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम। यस, ठीक है ना? एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? 9.1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम। क्लियर हुआ? मतलब इसको पलट करके लिखो तो समझ में आ रहा है कि 9.1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पे कितना चार्ज आता है बेटा? एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज। कितने इलेक्ट्रॉन का चार्ज? एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज। मतलब इतने कम मास पे एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज आता है। तो 1 किलोग्राम पे कितना चार्ज आएगा? 1 किलोग्राम पे आएगा 9.1 इंटू 10⁻³ 1/9.1 इंटू 10⁻³ इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज। बोलिए यस और नो, है ना? 1/9.1 इंटू 10⁻³ तो अब हमारे पास कितना मास दिया गया? 75 किलोग्राम। तो जब 1 किलोग्राम के लिए इतना है तो 75 किलोग्राम के लिए कितना होगा? 75 डिवाइडेड बाई 9.1। 9.1 को बच्चों 9 ही लिख लो, इंटू 10 की पावर कितना? -31 इलेक्ट्रॉन का चार्ज। यस और नो? मतलब इतने सारे इलेक्ट्रॉन का चार्ज आएगा। बेटा इसको सॉल्व करो। इसको आप सॉल्व करोगे तो समथिंग आएगा 8, है ना? 8.3 इंटू 10⁻31, क्योंकि ये 9 से 8 बार जाएगा 72 और 0.3, 8.3 इंटू 10⁻31 इलेक्ट्रॉन का चार्ज आएगा। कितने में? 75 किलोग्राम में। क्लियर हुआ ना? इतने इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज आएगा। तो हमसे पूछा गया है कि कितना चार्ज होगा टोटल, तो इतने इलेक्ट्रॉन का चार्ज। तो ये क्या होगा? इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब इतने इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज कितना होगा? टोटल चार्ज निकालो। Q इक्वल टू कितने इलेक्ट्रॉन है? 8.3 इंटू 10⁻31। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है बेटा? 1.6 इंटू 10⁻19। सॉल्व कर लो बेटा, इसको आंसर आएगा। अच्छा, तो इसका आंसर कितना आएगा? 1.33 इंटू 10⁻13 कूलम। और इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है? नेगेटिव। तो आप चाहो तो नेगेटिव लगा सकते हैं। ओके, क्योंकि इतना नेगेटिवली चार्ज इसके ऊपर आएगा। बोलो क्लियर हुआ? अगला टॉपिक करते हैं बच्चों। अगला है टॉपिक हमारा चार्जिंग। चार्जिंग का मतलब क्या होता है? किसी को चार्ज करना। चार्ज कोई कैसे होता है? जैसे मान लो कि मेटल है, ये कोई क्या है? मेटल है। आपको इसको चार्ज करना, पहले क्या है? अनचार्ज है। अनचार्ज क्यों है? क्योंकि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन है। ओके, अब आप इसको चार्ज करना चाहते हैं तो आपके पास तरीका क्या है कि आप यहाँ पर एक स्केल ले आइए, कुछ भी ले आइए और इसको रब करना शुरू कर दीजिए। तो रब कर देंगे तो मे भी इसके इलेक्ट्रॉन निकल करके इसमें आ जाएंगे। तो 3 इलेक्ट्रॉन निकल करके इसके आ गए, तो इसके पास कितने चार्ज हो गए? +3। और इसके पास कितने चार्ज हो गए? -3 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इसके पास हो जाएगा। तो ये कहला गई चार्जिंग बाई फ्रिक्शन। क्या कहला गई है? तो ये पहले टाइप की चार्जिंग है, दैट इज चार्जिंग बाई फ्रिक्शन। अब हम दूसरे टाइप की चार्जिंग पढ़ रहे हैं जिसको हम बोलते हैं चार्जिंग बाई इंडक्शन। क्या बोलते हैं जिसको? चार्जिंग बाई इंडक्शन। तो दूसरे टाइप की चार्जिंग है, दैट इज कॉल्ड चार्जिंग बाई
इंडक्शन, मतलब बाई द हेल्प ऑफ इंडक्शन होगा। भाई इंडक्शन का मतलब समझते हैं आप लोग क्या होता है इंडक्शन का मतलब? इंडक्शन को हिंदी में बोलते हैं प्रेरण। क्या बोलते हैं? प्रेरण। जैसे आपको भी कहीं ना कहीं से कोई अपने को कहीं ना प्रेरण से बनता है वर्ड प्रेरणा। इंस्पिरेशन बोलते हैं इंग्लिश में प्रेरणा को। तो आपको कहीं ना कहीं से इंस्पिरेशन कोई ना कोई तो मिलती होगी। फॉर एग्जाम्पल मान लो आपका कोई दोस्त है, वो बहुत पढ़ाई कर रहा है, उसके बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, तो बिना उसको टच करे, बिना उसके पास गए, आप उसको देख करके सीखेंगे कि यार वो पढ़ रहा है तो मैं भी पढ़ूं। समझ गए ना? तो ये जो लर्निंग होती है, दिस इज कॉल्ड इंस्पिरेशन, दिस इज कॉल्ड इंस्पिरेशन। तो बच्चों ये मेटल में भी होता है, ये कंडक्टर में भी होता है, और इसको बोलते हैं इंडक्शन। क्या बोलते हैं इसको? इंडक्शन। मतलब बिना फिजिकल टच के आप अपने आप को चार्ज कर लें, इसको क्या बोलते हैं? इंडक्शन। तो आइए देखते हैं इंडक्शन कैसे होगा। इंडक्शन करने के लिए आपके पास मान लीजिए एक आपके पास चार्ज कंडक्टर है, ये आपके पास मान लीजिए ये कोई कंडक्टर था, अनचार्ज था, ये अनचार्ज कंडक्टर था, ओके। और ये आपके पास कोई चार्ज रॉड है, अभी बहुत दूर में थी चार्ज रॉड, ओके। ये चार्ज रॉड थी, ये चार्ज रॉड कैसी थी? पॉजिटिव। कैसी थी? पॉजिटिव। और ये अनचार्ज कंडक्टर था। बेटा जैसे ही आप इस चार्ज रॉड को इसके पास में लेके आओगे तो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस हो जाएंगे इसके अंदर के, छोड़ेंगे तो नहीं, मगर इस कोने में, प्लस वाले कोने के पास में कौन से इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। और दूर वाले में क्या डेवलप हो जाएगा? पॉजिटिव। समझ गए ना? जैसे ही आप इस रॉड को हटा लोगे फिर से घुल मिल जाएंगे और न्यूट्रल हो जाएगा। बट अभी ये नेगेटिव रखा हुआ है इसके पास में, और ये वाला पास में पॉजिटिव रखा हुआ है। अब आपने क्या किया? आपने चुपके से बिना इसको पता चले आपने ये वाले पार्ट को ग्राउंड कर दिया। ये वाले पार्ट को क्या कर दिया? तो ग्राउंड कर देंगे तो पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज कहाँ चला जाएगा बेटा? ग्राउंड में चला जाएगा, ग्राउंड में, और नेगेटिव बचा रहेगा। तो मतलब क्या हुआ कि आपके पास रॉड अभी कनेक्टेड है, वहाँ से ग्राउंड में चला गया, ओके। और ग्राउंड में जाने के साथ ही ये पॉजिटिव तो रहेगा ही, इसके कनेक्शन में इसके पास में ये नेगेटिव भी रहेगा। टच नहीं है बेटा, है ना? बट ये पूरा का पूरा कहाँ चला गया? ग्राउंड में। अब आप अपनी यदि रॉड को हटा लेते हैं, अब आप यदि अपनी रॉड को हटा लेते हैं तो ये माइनस ही तो बचा था इसके पास, बोलिए यस। तो पूरा का पूरा माइनस क्या हो जाएगा? इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। समझ में आया ना? तो देखो पहले क्या था, इसके पास जितने माइनस थे उतने प्लस थे, मतलब ये कैसा था? अनचार्ज। और अब इसके पास केवल माइनस माइनस बचे हैं, तो ये क्या हो चुका है? निगेटिवली चार्ज। तो अब ये बॉडी चार्ज हो गई है। तो आपने कोई टच किया क्या? फिजिकल नहीं किया। तो इसको बोलते हैं चार्जिंग बाई इंडक्शन। क्या बोलते हैं? ये कहलाएगी चार्जिंग बाई इंडक्शन। ठीक है ना? तो नोट करिए इसको। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला है कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब रुके हुए चार्ज आपस में फोर्स लगाएंगे। बेटा ये रुका हुआ चार्ज Q1 है और ये रुका हुआ चार्ज Q2 है। अगर दो चार्ज बेटा आपके पास है, दो चार्जेस पेयर हैं Q1 और Q2, ये एक दूसरे को इंटरेक्ट करेंगे। इंटरेक्ट मतलब आपस में कुछ ना कुछ करेंगे। अब वो एक दूसरे को पास में बुला सकते हैं या एक दूसरे को मार भी सकते हैं। समझ गए ना? लड़ भी सकते हैं और प्यार भी कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि उनके चार्ज कैसे हैं। अगर पॉजिटिव पॉजिटिव हैं तो रिपेल करेंगे, अगर अपोजिट हैं तो अट्रैक्ट करेंगे। बट किस फोर्स से अट्रैक्ट करेंगे ये बात बताई कूलम्स ने। कूलम्स ने कहा था कि जो इनके बीच में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होता है दैट इज प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2, दोनों के मल्टीप्लाई के प्रोपोर्शनल, नंबर 1। और इनके बीच की कुछ ना कुछ डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये लॉ था। F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 एंड F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर। क्लियर हुआ? अभी आपने सर क्या बताया था कि अगर इसका कहाँ चला जाएगा चार्ज? तो मैं ये कह रहा था कि जो फोर्स है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस एंड फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। क्लियर हुआ? दो रिलेशन बन गए। एक बार और लिख लेता हूँ इन दोनों रिलेशन को। F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2, नंबर 1, एंड F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर, नंबर 2। दोनों को मर्ज कर दो 1 और 2 को, तो क्या आएगा? F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटेगा, प्रोपोर्शनल हटेगा, कांस्टेंट आएगा। F इज इक्वल्स टू स्मॉल k Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। समझ में आया? दिस इज कॉल्ड कूलम्स लॉ। अब k की वैल्यू मैं बता दूं। k की वैल्यू जो होती है बेटा SI सिस्टम में, द वैल्यू ऑफ k इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। SI सिस्टम में k की वैल्यू क्या होती है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना? 4 तो 4 होता है, पाई तो जानते हो 22/7। एप्सिलॉन नॉट एक टर्म होता है बेटा
जैसे दो चार्जेस रखे हुए हैं, दो चार्जेस, ये Q1 है, ये Q2 है, इनके बीच में कुछ नहीं है, मतलब क्या है, वैक्यूम है ना। तो वैक्यूम का एक नेचर होता है, उसे बोलते हैं परमिटिविटी। क्या बोलते हैं? परमिटिविटी। समझ गए ना? ये परमिटिविटी जितनी हाई होगी फोर्स उतना कम लगेगा, मतलब बीच का मीडियम जितना गाढ़ा करते जाओगे फोर्स उतना कम लगता जाएगा। समझ में आ गया ना? तो दिस इज कॉल्ड परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, समझ में आया? तो फोर्स की वैल्यू क्या निकली, फिर से बता देता हूँ बेटा। ये एक चार्ज है Q1 और Q2, इन दोनों के बीच में क्या भरी हुई है? वैक्यूम, एयर या वैक्यूम जो भी कह लो। तो वैक्यूम की डेंसिटी को डिसाइड करने वाला एक टर्म होता है, दैट इज कॉल्ड एप्सिलॉन नॉट, परमिटिविटी। समझ गए ना? ये परमिटिविटी, ये हवा का गाढ़ापन जो भी है, वैक्यूम का गाढ़ापन, ये इसके बीच लगने वाले फोर्स को कंट्रोल करेगा। समझ में आया? इसके बीच लगने वाले फोर्स को कंट्रोल करेगा, जो भी मीडियम भरा हुआ है। अगर परमिटिविटी जितनी हाई होगी फोर्स उतना कम लगेगा। समझ गए ना? आप यहाँ पे पानी भर दो तो फोर्स और कम लगेगा। अभी हवा भरी हुई है तो एप्सिलॉन नॉट है। वैक्यूम में सबसे ज़्यादा परमिटिविटी, वैक्यूम में परमिटिव वैल्यू सबसे कम, तो फोर्स सबसे ज़्यादा। क्लियर हुआ? हाँ। तो 1 फॉर्मूला क्या बना बेटा, के की वैल्यू रखो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। ये इसका कंप्लीट फॉर्मूला बना। समझ गए ना? हाँ। अगर आपने वैक्यूम की जगह Q1 और Q2 के बीच में वैक्यूम की जगह पे कोई मीडियम ले लिया, क्या ले लिया? कोई मीडियम। तो पहले बेटा हवा की परमिटिविटी वैक्यूम की क्या रही थी? एप्सिलॉन नॉट आ रही थी। अब मीडियम की परमिटिविटी कुछ बदल जाएगी, क्या हो जाएगी? एप्सिलॉन एम। भाई हवा की एप्सिलॉन नॉट थी, नॉट मतलब एयर, तो मीडियम की क्या हो जाएगी? एप्सिलॉन एम। याद आया? अच्छा ये बताइए, एप्सिलॉन एम जो होगी वो हवा से ज़्यादा होगी कि कम होगी? हवा में परमिटिविटी सबसे कम थी। हाँ। तो हाँ, तो एप्सिलॉन एम, यदि आपने यहाँ पे पानी रख दिया तो परमिटिविटी और बढ़ जाएगी कि घट जाएगी? बढ़ जाएगी। तो मतलब परमिटिविटी बढ़ जाएगी, मतलब हवा से ज़्यादा। तो मैं मल्टीप्लाई करूँ या डिवाइड करूँ? बिल्कुल सही। कितनी बढ़ जाएगी? एप्सिलॉन आर। क्या कितना बढ़ जाएगी? एप्सिलॉन आर, मतलब इतने से बढ़ जाएगी। तो ये जो फैक्टर कहलाता है इसी को बोलते हैं अपन रिलेटिव परमिटिविटी। क्या बोलते हैं? रिलेटिव परमिटिविटी। इसी का दूसरा नाम भी है जिसको बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या कहते हैं? तो आप एप्सिलॉन एम को एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल के भी लिख सकते हैं। याद रखिएगा, कैपिटल के। समझ में आया? कैपिटल के। तो चलिए, यदि अगर मीडियम बीच में ले रखा है तो लगने वाला फोर्स क्या होगा वो दिखा देता हूँ मैं आपको। अगर आपने मीडियम बीच में ले रखा है तो लगने वाला फोर्स डायग्राम बनाओ। ये चार्ज था Q1, ये चार्ज था Q2। समझ गए ना? पहले हवा थी, एप्सिलॉन नॉट या वैक्यूम था, तो फोर्स कितना लग रहा था? F वैक्यूम, F नॉट ले लो बेटा, एयर को नॉट से डिनोट करते हैं वैक्यूम को। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। बट अब आपने दोनों चार्जेस के बीच में मीडियम रख दिया है। पहले हवा थी, अब आपने यहाँ पे मीडियम रख दिया है। मीडियम की परमिटिविटी क्या होती है? एप्सिलॉन एम, एप्सिलॉन एम। तो फोर्स इन मीडियम क्या आ जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन एम। पहले हवा का एप्सिलॉन आ रहा था, अब मीडियम का एप्सिलॉन आ रहा है, इंटू Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। और अभी अभी मैंने बताया आपको कि एप्सिलॉन एम जो होता है वो हवा से ज़्यादा ही होगा, तो हवा का कुछ गुना होगा। कितने गुना? एप्सिलॉन आर, एप्सिलॉन आर। या इसी को बोलते हैं बेटा एप्सिलॉन नॉट इंटू के भी बोलते हैं, कैपिटल के, एप्सिलॉन आर को। तो बेटा देखो मीडियम की परमिटिविटी कितनी होगी? एफ मीडियम इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन एम की जगह एप्सिलॉन आर 0 इंटू एप्सिलॉन आर, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू Q1 Q2 अपॉन कितना हुआ? R स्क्वायर। ठीक है ना? तो फोर्स इन मीडियम आप ये भी लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल के, क्योंकि एप्सिलॉन आर को क्या लिखते हैं अपन? के भी लिखते हैं, कैपिटल के मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर, Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। तो ये हो गया मीडियम में फोर्स। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर हो गया ना? ये मीडियम में फोर्स हो गया। एनी प्रॉब्लम? चलिए, तो एक थोड़ी सी बात मैं आपको और बताऊंगा। हमने क्या सीखा? एप्सिलॉन मीडियम इक्वल टू हवा की एप्सिलॉन का कुछ गुना एप्सिलॉन आर। तो एप्सिलॉन आर की वैल्यू क्या आएगी?
एप्सिलॉन मीडियम अपॉन एप्सिलॉन नॉट। समझ गए ना? क्या है ये? रिलेटिव परमिटिविटी है, इसी को बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो अपन लिख सकते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी इक्वल टू, हाँ क्या होगा, परमिटिविटी ऑफ मीडियम डिवाइडेड बाई परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या ऑब्लिक एयर, है ना? फ्री स्पेस की कह लो या एयर की कह लो। समझ गए ना? मतलब इससे पता चलता है कि एयर के रिस्पेक्ट में मीडियम कितना गाढ़ा है ना? एयर के रिस्पेक्ट में मीडियम कितना गाढ़ा है। जैसे वाटर की परमिटिविटी होती है बेटा 81, क्या होती है? 81। वाटर की परमिटिविटी 81 होती है, रिलेटिव परमिटिविटी 81 होती है वाटर की। सो K इक्वल्स टू वाटर का 81 होता है, तो K इक्वल्स टू क्या होगा? एप्सिलॉन मीडियम अपॉन एप्सिलॉन एयर। तो हम क्या लिख सकते हैं कि एप्सिलॉन मीडियम का जो मीडियम की जो परमिटिविटी है वो एयर के परमिटिविटी का कितने टाइम्स है? 81 टाइम्स। कितने टाइम्स है? 81 टाइम्स। मतलब जो वाटर, मीडियम वाटर है, तो वाटर की परमिटिविटी हवा की परमिटिविटी का कितने गुना है? 81 गुना है। समझ में आया? क्लियर हुआ? अब थोड़ा सा और देखिए कि बताता हूँ मैं आपको। अपन ने क्या पढ़ा? एफ मीडियम। तो मीडियम में लगने वाला फोर्स कितना पढ़ा अपन ने? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यही तो पढ़ा ना? K को बाहर ले लो तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये क्या चल रहा है लेफ्ट में? एफ मीडियम। ध्यान से देखिए ये क्या है? ये एफ एयर है ना, इतना पार्ट एफ एयर है। सो एफ मीडियम इक्वल टू एफ एयर अपॉन कितना? के। मतलब मीडियम में लगने वाला फोर्स एयर में लगने वाले फोर्स से कम होता है। क्यों? क्योंकि के का डिवाइड होगा। यस और नो? के का डिवाइड होगा। तो याद रखिएगा एफ मीडियम इक्वल्स टू एफ एयर अपॉन के। यहाँ से आप के को और डिफाइन कर सकते हैं, के इज इक्वल्स टू एफ एयर अपॉन एफ मीडियम। कहिए समझ में आया सब कुछ अच्छे से? बहुत सारी बातें मैंने फोर्स के लिए बता दी हैं। के इज इक्वल टू एफ एयर अपॉन एफ मीडियम। क्लियर हो गया ना? हाँ, तो एसआई सिस्टम में के की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। बच्चों वैल्यू नोट कर लो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मैग्नीट्यूड होता है 9 इंटू 10 की पावर 9। कितना होता है मैग्नीट्यूड? 9 इंटू 10 की पावर 9 इसका मैग्नीट्यूड होता है। समझ गए? अगर यदि सीजीएस सिस्टम की बात की जाए तो सीजीएस सिस्टम में के की वैल्यू 1 होती है। हियर के इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। कौन सा वाला के? ये वाला के जो स्टार्ट में आया था, मैंने बैक पेज में लिखा है। यस, दिस के, स्मॉल के इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। ओके, इस के की एसआई में वैल्यू होती है कितनी? एसआई सिस्टम में वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और सीजीएस सिस्टम में वैल्यू होती है कितनी? 1 फॉर एयर। क्लियर हुआ जी? नोट कर लीजिए। तो ये सारे के सारे टॉपिक एकदम मैंने अच्छे से क्लियर कर दिया आपको। इसके नोट्स बनाइए आप लोग। चलिए देखिए बच्चों, हवा की परमिटिविटी की मैं आपको वैल्यू बता देता हूँ। स्पेस फ्री स्पेस की परमिटिविटी की वैल्यू तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू के वैसे तो पेपर में लिख करके आएगी, आपको फिर भी देख लो। 8.85 इंटू 10 की पावर -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। कूलम स्क्वायर प्लस न्यूटन मीटर स्क्वायर। आपको इस यूनिट में कंफ्यूजन हो रहा हो कैसे याद करें? बहुत ही सिंपल है। देखो मैं आपको यूनिट निकलवा देता हूँ। अपन ने क्या पढ़ा? F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, जिसको अपन स्मॉल के बोलते हैं, इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अपन सबसे पहले 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की यूनिट निकालते हैं। तो देखिए F के साथ R स्क्वायर को ले जाओ और नीचे ले जाओ Q1 Q2। क्या बचेगा केवल यहाँ पे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। F को किस में नापते हैं बेटा अपन? न्यूटन में। R को किस में नापते हैं? मीटर में। तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। Q1 Q2 क्या हो जाएगा बच्चे? कूलम का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसको अपन स्मॉल के बोलते हैं। क्लियर हुआ? सो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर ये कहलाएगा अपने पास स्मॉल के, यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की यूनिट। तो वैसे वैल्यू कितनी होती है इसकी? 9 इंटू 10 की पावर 9। तो यूनिट और लगा दो, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम का स्क्वायर। ठीक है ना? ये यूनिट हो गई है। तो इस तरीके से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की यूनिट। अगर आपको एप्सिलॉन नॉट की यूनिट चाहिए तो भी भाई सिंपल है। देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की यूनिट क्या आ गई अपने पास? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। हमको चाहिए एप्सिलॉन नॉट की,
तो एप्सिलॉन नॉट को ऊपर ले जाओ, बाकी सबको नीचे ले आओ। तो एप्सिलॉन नॉट ऊपर पहुंच गया 1। 4 पाई की कोई यूनिट होती नहीं क्योंकि 4 भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है। न्यूटन मीटर स्क्वायर ऊपर से नीचे आ जाएगा तो न्यूटन मीटर स्क्वायर नीचे आ गया, और कूलम स्क्वायर पलट करके ऊपर पहुंच जाएगा तो क्या हो गया, कूलम का स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नॉट की यूनिट क्या होगी, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। यही अपन ने लिख रखी, देख लो, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो यूनिट पहचानना इस तरीके से आ जाता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए बेटा, अगला क्वेश्चन पढ़िए, शीट में क्या है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ आपको कॉपी में। क्वेश्चन क्या है बेटा अगला, 2 पॉइंट चार्जेस ऑफ +2 माइक्रोकूलम एंड +6 माइक्रोकूलम रिपेल ईच अदर विद ए फोर्स ऑफ 12 न्यूटन। तो आप एक चार्ज बना लो बेटा, कितना है, +2 माइक्रोकूलम। दूसरा चार्ज बना लो बेटा, क्या है, दूसरा चार्ज आपके पास +6 माइक्रोकूलम, +6 माइक्रोकूलम, तभी तो रिपेल करेंगे। ये कह रहा है कि इन दोनों के बीच में कितना फोर्स लग रहा है, इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है दैट इज इक्वल टू 12 न्यूटन। कितना फोर्स लग रहा है, 12 न्यूटन। ओके, चलिए इस एक्सप्रेशन को मैं लिख लेता हूँ। सो F इक्वल टू होता है स्मॉल k Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। तो यहाँ पे F की जगह क्या आएगा बेटा, 12, K की जगह K ही आएगा। Q1 कितना है बेटा, 2 माइक्रोकूलम, तो 2 माइक्रो की जगह 10⁻⁻6 कूलम हो गया, इनटू दूसरा Q2 कितना है, 6 माइक्रोकूलम, तो 6 इंटू 10 की पावर कितना, -6, और दोनों प्लस में है तो ये भी प्लस और ये भी प्लस, साइन है, साइन से कोई दिक्कत नहीं है, अपॉन दोनों के बीच की डिस्टेंस r मान लो क्योंकि गिवन नहीं है, अपॉन r का स्क्वायर। ये हो गया नंबर 1, ये हो गया नंबर 1 सिचुएशन। अब आगे क्या कह रहा हूं मैं, नाउ इफ ईच गिवन एन एडिशनल चार्ज ऑफ -4 कूलम, दोनों को आपने -4 दिया, खुद से लाके जेब से -4 आपने दिया, तो बताइए जब आप -4 दे देंगे तो इसके ऊपर कितना चार्ज, +2 पहले से था, +2 में -4 लड़ गया, तो बोलो कितना बचा इसके पास, नेट कितना हुआ, बिल्कुल सही, -2 माइक्रोकूलम। और इसके पास +6 था और इसमें -4 आपने लड़ा दिया, है ना, -4 माइक्रोकूलम दे दिया, तो इसके पास फिर कितना बच गया, +2 माइक्रोकूलम। बोलिए यस और नो। अब नया वाला फोर्स निकाल लो बेटा, नया वाला फोर्स मान लीजिए F है। ओके, तो क्या होगा, Q1 कितना बचा बेटा, -2 माइक्रोकूलम, -2 इंटू माइक्रो को बोलते हैं 10⁻⁻6 कूलम, ये कितना बचा है, +2 माइक्रोकूलम, तो 2 इंटू 10⁻⁻6 माइक्रोकूलम। बोलो यस और नो। माइक्रो है ना, माइक्रो वजह से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, माइक्रोकूलम। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा सर, ये कूलम में कन्वर्ट हो जाएगा, ये लिखा है कूलम, ये लिखा है कूलम, क्लियर है, ये कूलम, ये कूलम, क्लियर हो गया। डिस्टेंस डिवाइडेड बाई r का स्क्वायर, डिस्टेंस दी ही नहीं है, ये रिलेशन नंबर क्या बन गया, 2 बन गया। क्वेश्चन पूछ रहा व्हाट विल बी द न्यू फोर्स, नया फोर्स अपन को पता लगाना है, क्या कर दो, डिवाइड कर दो, तो 12 डिवाइडेड बाई F, इसमें इसको डिवाइड किया, बोलो यस, यहीं पे डिवाइड कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, 12 डिवाइडेड बाई F, K से K कैंसिल हो गया, K से K कैंसिल हो गया, R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल हो गया, ऊपर क्या बच गया, देखिए ऊपर बच गया 2 इंटू 10⁻⁻6 कूलम मल्टीप्लाइड बाई 6 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, दोनों पॉजिटिव थे, डिवाइडेड बाई नीचे ये वाला नेगेटिव हो गया था, तो -2, देखो ना नेगेटिव हो गया था ना, ये जो चार्ज था ये नेगेटिव हो गया था, तो -2 इंटू 10⁻⁻6 कूलम मल्टीप्लाइड बाई 2 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। कोई डाउट है क्या, कोई डाउट है, चलो काटो, 2 से 2 कैंसिल, 10⁻6 से 10⁻6 कैंसिल, 10⁻6 से 10⁻6 कैंसिल, केवल 2 3 जा क्या बचा, 6। बोलिए यस और नो। सो आंसर देखिए 12/F इक्वल टू कितना बचा, -3 आएगा, बिल्कुल आएगा, -3 आएगा। माइनस साइन किसको बता रहा है, अट्रैक्शन को, माइनस साइन किसको बता रहा है, अट्रैक्शन को। चलिए फोर्स को ऊपर ले जाइए, -3 को नीचे ले आइए, सो 12/-3 कितने टाइम्स किया बेटा, 4 टाइम्स, तो आंसर F इक्वल टू कितना, माइनस साइन अट्रैक्शन बता रहा ना, अट्रैक्शन की वजह से तो माइनस साइन आया है, ये नेगेटिव था ये पॉजिटिव था, माइनस साइन मतलब एक दूसरे को क्या करेंगे, दोनों अट्रैक्ट करेंगे, समझ गए ना, प्लस मतलब रिपेल करेंगे, तो माइनस साइन अट्रैक्शन बता रहा है, ना भी लगाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे फिर भी मैं लगा देता हूँ जिससे पूरी इन्फॉर्मेशन मिले। तो आंसर क्या होगा, नेट फोर्स कितना हो जाएगा, 4 न्यूटन, तो पहले कितना लग रहा था 12 न्यूटन, अब कितना हो जाएगा 4 न्यूटन, कम हो गया फोर्स, है ना, पहले 12 का रिपल्सन था, अब है 4 का अट्रैक्शन। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, तो इस तरीके से न्यूमेरिकल आते हैं। अगला टॉपिक है कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म में हम कूलम्स लॉ को पढ़ने जा रहे हैं।
ओके, क्या है वेक्टर फॉर्म में कूलम्स लॉ? देखिए आपके पास दो चार्जेस हैं, एक है Q1 और एक है Q2। कंडीशन क्या ले रहा हूँ? दोनों चार्जेस पॉजिटिव हैं। अभी जो केस चलेगा मतलब Q1, Q2 दोनों पॉजिटिव, मतलब दोनों ग्रेटर देन 0। बोलिए यस और नो? यस। तो ये Q1 है, ये Q2 है, इनके बीच की डिस्टेंस ध्यान दीजिएगा, क्या मैं बोल रहा हूँ? R है। बीच की डिस्टेंस कितनी है? R है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इनके बीच की डिस्टेंस बच्चे R है। अब यदि मैं यहाँ से लेके यहाँ तक का 1 से लेके 2 तक का वेक्टर देखता हूँ, तो ये 1 से लेके 2 तक का वेक्टर मेरे पास क्या कहलाएगा बेटा? R12 कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? 1 से लेके 2 तक जाने का वेक्टर क्या कहलाएगा? और अगर मैं 2 से लेके 1 तक आऊँ तो वेक्टर मेरे पास क्या कहलाएगा बेटा? R21। यस और नो? 2 से 1 का वेक्टर क्या कहलाएगा? R21। बट R21 और R12 दोनों की लेंथ इक्वल है कि अलग अलग है? बिल्कुल सही। तो लिख लेता हूँ R12 की लेंथ कैसे शो करते हैं बेटा? मैग्नीट्यूड से। और R21 की लेंथ मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू कितनी होगी? R। क्लियर हुआ? ठीक है ना? यस। बहुत 11th क्लास के कंसेप्ट लग रहे हैं इसमें, ध्यान से देखिएगा, 11th क्लास के बहुत यूज होगा कंसेप्ट। अब ये पहला चार्ज है, दूसरा चार्ज पहले चार्ज को क्या करेगा? रिपेल करेगा कि अट्रैक्ट करेगा? दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों पॉजिटिव हैं। इस तरफ मारेगा धक्का, तो ये फोर्स क्या कहलाएगा? फोर्स एक्सर्टेड बाई चार्ज 1 ऑन 2 बिकॉज ऑफ 2। व्हाट इज दिस? दिस इज फोर्स ऑन 1 बिकॉज ऑफ 2। ये आ गया। चलिए तो पहले मैं इसके स्केलर फॉर्म लिखता हूँ। तो F12 यदि मैं आपसे स्केलर पूछता तो आप क्या बोलते? 1/4πε0 Q1 Q2 मैंने स्मॉल लिए हैं अभी, Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। यही बताते ना? बताते कि नहीं बताते? अब मैं वेक्टर लगा रहा हूँ, तो कुछ चेंजेस आपको करने पड़ेंगे, क्योंकि इसका लेफ्ट पार्ट वेक्टर है तो इसका राइट पार्ट भी क्या होगा? तो आपको यहाँ पे वेक्टर देनी है। किस तरफ की वेक्टर देनी है? इस तरफ की। तो बताइए यहाँ की वेक्टर क्या आ जाएगी? 2 से लेके 1 की 1 से लेके 2? इधर से इधर। ये वाली वेक्टर किसके लॉन्ग है? 2 से 1 की 1 से लेके 2? 2 से 1। तो किसी भी टर्म को डायरेक्शन देने के लिए अपन क्या लगाते हैं? यूनिट वेक्टर। तो यहाँ पे लगाएंगे R21 का यूनिट वेक्टर। क्लियर हुआ? R21 के यूनिट वेक्टर से क्या पता चलेगा? कि फोर्स लग रहा है उस तरफ, लेफ्ट साइड। क्लियर हुआ? अब हम अपने स्वार्थ के लिए अपने फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। नो, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 ये बता रहा है, डायरेक्शन बता रहा है ये, कि जो फोर्स की डायरेक्शन, जो वेक्टर इसका फोर्स की डायरेक्शन है वो चार्ज 2 से चार्ज 1 की तरफ है, धक्का इस तरफ लग रहा है, लेफ्ट साइड। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। तो फोर्स 1 2 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2। क्या मैं इस R स्क्वायर को R21 मॉड लिख सकता हूँ? क्योंकि R की बदले R21 की इक्वल है, मॉड की इक्वल है। तो क्या मैं इसे R21 मॉड नहीं लिख सकता हूँ? बेशक लिख सकता हूँ ना, चाहे 1 2 की लंबाई लो चाहे 2 1 की लंबाई लो, दोनों R के इक्वल है। मल्टीप्लाइड बाई R21 का कैप। अब आपको याद होगा 11th क्लास में आपने पढ़ा था, किसी वेक्टर का कैप इक्वल टू गिवन वेक्टर अपॉन उसका मॉड, बस यही। तो यदि R21 कैप को आप डिसॉल्व करोगे, F12 वेक्टर इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R21 का मॉड तो है ही। अब इसको यदि ब्रेक करोगे आप तो ये क्या बोलेगा? R21 वेक्टर अपॉन उसका मॉड। बनेगा कि नहीं बनेगा? बोलो, बनेगा ना? तो ये R21 2 बार और 1 बार, तो क्या हो जाएगा? 3 बार। हो जाएगा कि नहीं होगा? क्यों हो जाएगा कि नहीं होगा? सो F1 ऑन 2 फाइनली क्या आएगा? देखिए, फोर्स ऑन 1 बिकॉज ऑफ 2 इज इक्वल टू 1/4πε0, सॉरी वेक्टर तो लगा दीजिए, Q1 Q2 अपॉन R21 का क्या होल क्यूब, और यहाँ पे क्या? R21 वेक्टर। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। ये फोर्स 1 ऑन 2 का वेक्टर फॉर्म है, ठीक है ना? अब चलिए निकालते हैं फोर्स ऑन 2 ड्यू 1। फोर्स ऑन 2 ड्यू 1। तो पहले बिना वेक्टर लगाए हुए फॉर्मूला लिखते तो क्या लिखते? 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। बोलिए यस। इंटू, बट अब तो वेक्टर लगा है ना, तो वेक्टर के सम्मान में अपन को वेक्टर तो लगाना पड़ेगा, तो अपन वेक्टर लगाते हैं। तो फोर्स 2 पर लगने वाला वेक्टर 1 की तरफ, देखिए
फोर्स 2 पर लगने वाला फोर्स 1 की वजह से किस तरफ लगेगा बताओ, फॉरवर्ड की बैकवर्ड? फॉरवर्ड। तो इसका जो यूनिट वेक्टर बनेगा इस डायरेक्शन का क्या बनेगा, इसका ये वेक्टर में क्या लिख सकता हूँ इस डायरेक्शन का, क्या डायरेक्शन है, 1 से 2 है कि 2 से 1 है? 1 से 2 मतलब ये वेक्टर हुआ। तो हमें कंप्लीट वेक्टर तो चाहिए नहीं, हमें डायरेक्शन बस चाहिए है। तो इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा बोलो, 1 से 2 का यूनिट वेक्टर R12 कैप, यस और नो? तो इस पर डायरेक्शन लगाएंगे मल्टीप्लाइड बाई R12 का कैप। क्लियर हुआ? R12 का कैप। सो F21 वेक्टर इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। फिर फोर्स पे आ गए यार, डायरेक्शन है ये, फोर्स ये है, फोर्स ऑन 2 बिकॉज ड्यू टू 1 ये है ना, फोर्स ये है, ये तो डायरेक्शन है उसकी। वो बता रहा है कि जो फोर्स लगेगा वो 1 से लेके 2 की दिशा में लगेगा, मतलब उस तरफ, आगे की तरफ। समझ गए ना? पीछे वाले में बोल रहा था 2 से लेके 1 मतलब इस तरफ, लेफ्ट साइड, ये राइट साइड। क्लियर हुआ? इनटू Q1 Q2 अपने फायदे के लिए क्या मैं इसको R12 का मॉड नहीं लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। और R12 कैप को क्या लिख सकता हूँ, R12 वेक्टर अपॉन मॉड R12, वही यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन, गिवन वेक्टर अपॉन उसका मॉड। तो ये स्क्वायर पावर और ये 1 पावर कितनी हो गई, क्यूब पावर हो गई। सो फॉर्मूला बन गया F21 इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 का क्यूब और साथ में R12 वेक्टर। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? आ गया? कोई दिक्कत? यस। अब आप जानते होंगे वेक्टर बच्चों की, यदि कोई वेक्टर, आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में, यदि कोई ये वेक्टर R12 है तो उसको आप लिख सकते हैं, यदि पलट करके लिखेंगे तो आप लिखेंगे -R21। यदि आप उसकी डायरेक्शन अपोजिट करते हैं तो वो माइनस लगा के R21 बन जाता है। मतलब सिंपल, यदि ये जा रहा है वेक्टर A, यदि आप इसकी डायरेक्शन पलट देते हैं तो ये क्या बन जाता है, -A। बोलिए यस कि नो? सर यहाँ पे फिर -R12 होना चाहिए। हाँ, यहाँ पे -R12 होना चाहिए, बिल्कुल सही। समझ गए ना? बट ये कहलाएगा R21 इक्वल टू -R12। मतलब आपका कहना क्या है कि R21 वेक्टर इक्वल टू नेगेटिव ऑफ R12 वेक्टर। बोलिए यस कि नो? भाई 2 से 1 जाने वाला वेक्टर 1 से 2 का तो अपोजिट होगा ना, होगा कि नहीं होगा? तो अपन यदि इसमें ट्रांसफॉर्म करना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं, इस फॉर्मूले को देखिए, इसको हम लिख सकते हैं F21 वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 का क्यूब इनटू, क्या मैं इसको -R21 नहीं लिख सकता हूँ? R12 को -R21 नहीं लिख सकता हूँ? यदि मैं माइनस साइन आगे ले आऊँ F21, यदि मैं माइनस साइन आगे ले आऊँ तो देखिए ध्यान से, ये जो टर्म बचेगा पूरा का पूरा माइनस साइन लाने के बाद, वो टर्म बचेगा F12। नहीं बचेगा क्या? वो टर्म बचेगा F12, क्योंकि 2 से लेके 1 तो F12 में आ रहा था ना, ये देखो ऊपर लिखा हुआ है, 2 से लेके 1 किस में आ रहा था, F12 में। तो मतलब F माइनस F21 इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ F12। मतलब दोनों फोर्स मैग्नीट्यूड में तो बराबर होते हैं बट डायरेक्शन वाइज क्या होते हैं, अलग अलग। क्लियर हुआ? यही बात बता रहा है। समझ गए ना? फिर से बता देता हूँ भाई। F21 हमने क्या निकाला, F21 वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 का होल क्यूब मल्टीप्लाइड बाई R12 वेक्टर। बोलिए यस और नो? F21 हमने यही निकाला, बिल्कुल सही। R12 वेक्टर, बिल्कुल सही है, R12 वेक्टर। क्या मैं R12 वेक्टर को -R21 वेक्टर नहीं लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ। तो 12 to 21 का अपोजिट है, यस और नो? और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 का होल क्यूब। यदि मैं माइनस साइन को बाहर ले आऊँ तो ये माइनस में यहाँ लगा दूँ। बोलिए ये लगा दिया। अब ये बताइए ये एक्सप्रेशन क्या था, क्या ये F12 था कि नहीं था? यही तो था F12। मतलब F21 इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ क्या, F12। समझ में आया? देखिए क्या कह रहा है, ये चार्ज Q1 था, ये चार्ज Q2 था, ये फोर्स क्या लग रहा था, फोर्स ऑन 1 ड्यू 2, ये फोर्स क्या लग रहा था, फोर्स ऑन 2 ड्यू 1। क्लियर हुआ? दोनों फोर्स एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं? यही तो बता रहा है कि दोनों फोर्स एक दूसरे के
अपोजिट डायरेक्शन में लगेंगे, बट मैग्नीट्यूड वाइज दोनों क्या होंगे, इक्वल। ये तो डायरेक्शन बता रहा है ये माइनस साइन डायरेक्शन ही तो बताता है वेक्टर में, ना। और ये नीचे वाला फोर्स है ना। नहीं, ये फोर्स भी बता रहा है। फोर्स का एक +5 न्यूटन है, दूसरा -5 न्यूटन है, हाँ। तो फोर्स की मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन अपोजिट है। क्लियर हुआ ना। तो ये कौन सी किस बात को फॉलो कर रहा है, ये न्यूटन्स के थर्ड लॉ के, एक्शन इक्वल टू रिएक्शन। यही तो था लास्ट ईयर न्यूटन थर्ड लॉ, FAB इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ FBA। याद आया, एक्शन रिएक्शन पेयर। मतलब ये जो है अपना फोर्स, कूलम्ब्स फोर्स, न्यूटन की एनालॉजी को फेवर कर रहा है, न्यूटन्स के थर्ड लॉ ऑफ मोशन को फेवर कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। समझ गया ना। तो ये एक तरीके का न्यूटोनियन फोर्स बोल सकते हो। न्यूटन वाला जो फोर्स होता है उसे अपन क्या बोलते थे, न्यूटोनियन फोर्स। क्लियर हुआ, बन जाएगा।